Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हेलो। हेलो। Yes, ma'am. Now you are audible. हाँ। ओके Yes, ओके ma'am. ओके। तो प्रेमचंद जी ने फिल्म नगरी में भी, आपने पहले भी पढ़ा, हमने 8th में भी पढ़ा था कि प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी थी उसमें से कुछ कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। लेकिन प्रेमचंद को बम्बई का वातावरण अच्छा नहीं लगा और वो वापस एक बार फिर से अपनी नगरी में आ गए। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्तेरा प्रेमचंद जी को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। अब इस पंक्ति का तात्पर्य ये है कि प्रेमचंद की रचनाओं में क्या था? Ma'am, you are एक not आम, audible. बेटा थोड़ा वेट करो, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कोऑपरेट। दुख दर्द के बेजोड़ चित्तेरे प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में आम इंसान के दुख दर्द का वर्णन किया है और अपने जीवन काल में ही उन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्हें हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह से बदल दी थी। प्रेमचंद से पहले जो था वो रचनाएं क्या हुआ करती थी, उनमें क्या होता था, कहीं राक्षस का वर्णन होता था, कहीं परियों का वर्णन हुआ करता था, कहीं यक्ष का वर्णन, यानी इस प्रकार की कहानियां अधिक सुनाई जाती थी। लेखक जो थे वो इसी प्रकार की कहानियां लिखा करते थे, देवी योग परक पर लिखी जाती थी। लेकिन प्रेमचंद जी ने कहानियों के स्तर को एकदम बदल दिया था। अब कहानियां कैसे लिखी जाने लगी? आम इंसान के जीवन पर आधारित, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति जो था वो प्रेमचंद की कहानियों में स्थान पा चुका था। आप प्रेमचंद की कहानियों में, अगर आपने जो भी कभी कहानी इनकी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है, एक आम इंसान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद ने कहानी लिखने के तरीके को ही एकदम बदल दिया था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी को पूरी तरह से बदल डाला। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बना साहित्य जगह दी जिन्होंने जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही सहे थे। प्रताड़ना और लांछन से तात्पर्य है छोटी जाति के लोग, गरीब तबके के लोग, जिन्हें हमेशा लोग शोषण किया करते थे, जिनका, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यास में लिखा था। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और प्रेमचंद के बारे में ये बात भी कही जाती है कि अपनी गरीबी के कारण प्रेमचंद ने अपना सही इलाज भी नहीं करा पाया और इसके साथ साथ परिश्रम करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जीवन के अंतिम दिनों तक वो कुछ ना कुछ लिखते रहे। इसलिए 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। यानी उन्होंने मानसरोवर नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसके 8 खंड हैं। उनके द्वारा लिखी सारी कहानियां इन्हीं खंडों में प्रकाशित की गई हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगल सूत्र। मंगल सूत्र के आगे आपने देखा होगा अपूर्ण लिखा है। इसका मतलब ये है कि अपनी मृत्यु से पहले प्रेमचंद जो थे
वो इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जो आधा अधूरा रह गया था, वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी यानी शिवरानी नामक एक विधवा से जब उन्होंने दूसरा विवाह किया था, उनकी दूसरी पत्नी ने वो उपन्यास पूरा किया था। तो इस तरह से प्रेमचंद के जीवन के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि प्रेमचंद जी ने सारी उम्र कठिन संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी उन्होंने। वह जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहे। उन्होंने अपनी प्रेस भी स्थापित की थी और उस प्रेस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ऐसा तक कहा जाता है कि उनकी पत्नी शिवरानी जो उन्हें दवाई के लिए पैसे दिया करती थी, वो भी वो उस प्रेस में लगा दिया करते थे। लेकिन प्रेमचंद का भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया। उस प्रेस पर उन्हें कभी भी फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही नुकसान होता रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो प्रेस चलती रही। तो इस तरह से ये है प्रेमचंद के जीवन के बारे में। अब जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े भाई साहब, उसमें लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है वो हम देखते हैं। अभी तुम छोटे हो इसलिए काम में हाथ मत डालो। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। यहाँ लेखक ने हमारे जीवन की एक साधारण सी बात को हमें बताया। देखो, ये केवल प्रेमचंद का कहना नहीं है, ये हम सबके जीवन में हम देखते हैं। आप देखते हो ना, जब अब जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, बड़े बच्चे, तो क्या होता है, मम्मी पापा अक्सर यही कहते हैं ना कि बच्चों को वहां नहीं बैठना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। तो अक्सर हमें जिस काम के लिए रोका जाता है तो हमें लगने लगता है काश हम बड़े होते, हम भी यहाँ पर बैठते, हमें कोई रोकता नहीं। तो ये हमारे जीवन में होता है, हमें हमेशा लगने लग जाता है कि ये नहीं हुआ, काश हम होते। अगर जब कभी बच्चों के साथ ज्यादा प्यार, घर में आपसे जो कुछ छोटा है मम्मी पापा उससे ज्यादा करते हैं, या कोई चीज उसको दे देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं छोटा है, तो हमें लगने लग जाता है कि काश हम छोटे होते तो ये चीज हमें मिल जाती। तो ये हमारा स्वभाव होता है कि जो चीज के लिए हमें रोका जाए, हमें लगने लगता है कि हमें ऐसा होना चाहिए था, तो हमें इस चीज से शायद रोका नहीं जाता। तो लेखक ने भी इस पाठ में एक ऐसे बड़े भाई का वर्णन किया है जो सिर्फ इस कारण से अपने बचपन को खो देता है क्योंकि वो घर में बड़ा होता है। आपके घर में भी आपसे छोटा भाई बहन होगा, चाहे आप उससे 2 साल ही बड़े क्यों ना हो। मान लो आप अगर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आपका भाई या बहन 8th या 7th में या 9th में भी पढ़ता होगा, तो अक्सर कोई बात होगी तो मम्मी क्या कहेगी, गलती अगर कोई हो जाए या कोई चीज ना देनी हो तो मम्मी कहेगी अच्छा आप मत लो क्योंकि आप बड़े हो, ये छोटे हो। जबकि आप बड़े क्या हो, उससे 2 साल या 1 साल। लेकिन जब हम घर में बड़े होते हैं तो बड़ा होने का मतलब केवल यही नहीं हम बड़े हैं, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो इस पाठ में भी लेखक ने ऐसे 2 भाइयों का वर्णन किया है जिसमें जो बड़े भाई साहब हैं वो अपने भाई से 4 या 5 साल ही बड़े हैं, लेकिन उन्हें हर वो काम करना पड़ता है जिसके लिए शायद उनकी उम्र नहीं होती है, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इस बुलावे में ना रहिए, क्योंकि बड़े होने से सब कुछ भी करने का अधिकार मिल नहीं जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और उसके लड़के बेधड़क करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। देखो, लेखक ने एक उदाहरण दिया है, आप अपने परिवार में देख सकते हो। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और आपका भाई या बहन आपसे छोटा है, और आपकी फ्रेंड जो है वो भी 10th में पढ़ती है, लेकिन उसके घर में उसका भाई या बहन उससे बड़ा है। तो क्या होता है, कुछ काम ऐसे हैं आपको नहीं करने दिए जाते, आप छोड़ देते हो। जैसे मान लो दिन भर बाहर खेलना या दिन भर टीवी देखना। आप अगर घर में बड़े हो तो मम्मी हमेशा यही आपको कहेगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भाई बहन भी ऐसा ही करेगा। तो यद्यपि आपकी उम्र भी अपने दोस्त जितनी ही है, लेकिन दोस्त अपने घर में छोटा है इसलिए वो काम कर लेता है और तुम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम घर में बड़े हो। तो इस कहानी के द्वारा लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि अगर जीवन में आप बड़े हो
तो कभी कभी आप वो सब काम नहीं कर पाते जो आपकी उम्र के बाकी बच्चे करते हैं, क्योंकि आपने अपने से छोटे के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करना है कि आप बड़े हो, अगर आप ऐसा करोगे तो दूसरा भाई भी ऐसा ही करेगा। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र के केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी उपेक्षाएं की जाती हैं। अगर आप घर के बड़े बच्चे हो और आपका भाई बहन आपसे 1 या 2 साल छोटा है, तो घर में प्रत्येक व्यक्ति की आशाएं आप पर ही केंद्रित हो जाती हैं। सबको लगता है कि अगर आप अच्छा करोगे तो दूसरा भाई भी अच्छा करेगा। इसलिए कभी कभी आपको मन मारना पड़ता है और वो काम करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको एक उदाहरण पेश करना है। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं वे जो कुछ भी करें वे छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित होता जा रहा है। तिरोहित का मतलब होता है नष्ट होता जा रहा है। तो लेखक के अनुसार बड़े भाई साहब जो है वो इस पाठ में लेखक ने जिस बड़े भाई साहब का वर्णन किया वो लेखक के बड़े भाई साहब नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार का वर्णन किया गया है जो बड़े भाई साहब, जहाँ 2 भाई हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब वो बड़े भाई साहब अपने भाई से थोड़े ही बड़े हैं। वो यस, तो बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। अब यहाँ पर लेखक ने जिन भाइयों का वर्णन किया है ना, उनमें जो बड़े भाई साहब हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं। वो उनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जा आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालने चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। यहाँ लेखक ने एक व्यंग किया है। व्यंग क्या किया है उन्होंने कि उनके भाई साहब जो थे वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई से थे तो 5 साल बड़े, लेकिन हर क्लास में 2-2 साल लगाया करते थे। वो लेखक यहाँ व्यंग करता है कि वो छोटा भाई सोचता है कि बड़ा भाई इसलिए हर साल 2-2 साल लगाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भवन यानी शिक्षा रूपी जो भवन है उसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए ताकि वो फिर कभी हिले ना। शायद इसीलिए वो एक क्लास में 2-2 साल लगाते थे। जबकि ये एक व्यंग है कि बड़ा भाई जो था वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, तो एक क्लासों में वो 2-2 साल लगाया करते थे। मैं छोटा था और वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। तो यहाँ पर मैं से तात्पर्य प्रेमचंद नहीं है, बल्कि लेखक ने जिस मित्र का वर्णन किया है वो मैं कह रहा। उसके अनुसार मेरा भाई मेरे से लेखक छोटा भाई 9 साल का था, बड़ा भाई 14 साल का था। उन्होंने मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। लेखक के अनुसार छोटा भाई कहता है कि मेरी पूरी जिम्मेदारी, यद्यपि 5 साल बड़ा भाई था, इतनी उम्र में फर्क नहीं था, लेकिन नियम के अनुसार वो घर में बड़े थे, इसलिए छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और छोटे भाई की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो भाई की हर बात को माने। ये स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का मतलब होता है उन्हें पढ़ने में का बहुत शौक था। यद्यपि बड़े भाई साहब ने एक क्लास में 2-2 साल जरूर लगाए थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। हमेशा किताबें खोल बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए
कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। लेखक ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि घर में बड़े होने के कारण बेचारे ना चाहते हुए भी दिखावे के लिए दिन रात कॉपी किताबें खोल कर रखते थे, क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अगर वो नहीं किताब खोल कर बैठेंगे तो छोटा भाई कैसे करेगा। तो अपने छोटे भाई के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बड़े भाई जो थे वो दिन भर किताबें खोल कर रखते थे। अब दिन भर तो कोई पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या किया करते थे, उस किताब पर बैठकर पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम का शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डाल दिया करते, यानी टाइम पास किया करते थे। वो सब ऐसा इसलिए किया करते थे क्योंकि उन पर मजबूरी थी, वो घर में बड़े थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य होता। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने वह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाई साहब, स्पेशल अमीना भाई साहब। दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। तो लेखक के अनुसार भाई साहब टाइम पास करने के लिए क्या किया करते थे, कुछ ना कुछ लिखा करते थे। कभी कभी तो ऐसी चीजें लिखते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था। ये सिर्फ एक भाई साहब की कहानी नहीं है, हर उस बच्चे की कहानी है, हर उस बच्चे का दर्द है जो अपने परिवार में 2 या 4 साल अपने छोटे भाई या बहन से बड़ा होता है। तो दूसरे भाई बहन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन बिचारों को ये सब करना पड़ता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। अब बड़े भाई साहब तो मजबूरी में दिन रात बैठे रहा करते थे, और छोटे भाई का कहना है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ सा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर पढ़कर नीचे कूद जाता। अब लेखक ने यहाँ छोटे भाई का स्वभाव बताते हुए कहा है कि छोटे भाई को पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाई जो थे वो हॉस्टल में रहा करते थे, इसीलिए बड़े भाई की सारी जिम्मेदारी थी कि वो छोटे भाई का ध्यान रखे। तो वो क्या किया करता था, छोटा भाई, उसको सिर्फ अच्छा लगता था बाहर घूमना, खेलना, पतंगे उड़ाना, तितलियां पकड़ना। अगर कोई साथी मिल जाता था तो फिर क्या, चार सारा दिन खेला करता था। कभी चार दीवारी पर चढ़ जाता, कभी पीछे पीछे मोटर कार का आनंद उठाता। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वे रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। अब बड़ा भाई, यद्यपि वो भी ये सब काम कर सकता था क्योंकि उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो बड़ा भाई था। अगर वो ये सारे काम करता, वो पढ़ने के लिए नहीं जाता, सिर्फ खेलता, तो छोटा भाई भी यही करता। तो सारा दिन मस्ती करने के बाद जब वो वापस हॉस्टल अपने कमरे में आते थे तो बड़े भाई साहब गुस्से में होते थे। रौद्र रूप का मतलब होता है उनका गुस्से से भरा हुआ रूप देखकर एकदम घबरा जाते थे। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे। हम सबके साथ भी यही बात होती है ना, अगर जो बच्चे, यदि आप दिन भर कुछ समय के लिए बाहर रहें या दिन भर माँ बाप की आंखों से ओझल रहें, तो गुस्से में वो आकर जैसे ही आप अंदर आओगे आपसे यही पूछा जाएगा कि इतनी देर कहाँ थे। तो छोटे भाई से भी बड़े भाई साहब यही पूछा करते थे कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। यद्यपि छोटा भाई शरारती तो था, यानी पढ़ना लिखना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने बड़े भाई की पूरी इज्जत किया करता था। इसलिए जब भाई साहब गुस्से में पूछते थे कि अभी तक कहाँ थे, तो वो कोई जवाब नहीं देते थे और चुपचाप खड़े रहते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और बड़े भाई साहब के लिए
उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। रोष का मतलब होता है गुस्सा। तो छोटे भाई का कहना है कि जब भाई मुझे गुस्से में पूछता था तो मैं चुपचाप कुछ नहीं कहता था, खड़ा रहता था। और चुप्पी किस बात का प्रतीक होती है? इस बात का कि हमने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। तो जब मैं चुपचाप खड़ा रहता था तो भाई साहब को समझ आ जाता था कि मैंने अपनी गलती को मान लिया। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का मतलब होता है अक्षर। अब जैसे आपको भी घर में इसी तरह से डांट पड़ती है ना कि अगर ऐसे पढ़ोगे तो एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा, सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो इसी तरह से बड़े भाई साहब भी छोटे भाई को डांटते रहते थे कि अगर इस तरह से तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, यानी इस तरह से खेलते कूदते रहोगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हें एक अक्षर भी अंग्रेजी का नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले और न, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। भाई को समझाने के लिए वो कहा करते थे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए खेल कूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं विद्या आती है। अपने भाई को डांटते, जैसे हम सबको भी डांटते हुए माँ बाप या घर में बड़ा जो भी है वो हमेशा यही कहते हैं ना कि हम दिन रात मेहनत करते थे। जैसे मम्मी आपकी अगर आपको समझाते हुए कहेंगी कि हमारे समय में हम कितना पढ़ा करते थे, तब कहीं जाके इतने नंबर आते थे। तो इसी तरह से बड़े भाई साहब भी छोटे भाई साहब से यही कहा करते थे कि हम दिन रात मेहनत किया करते थे, तब जाकर हमें पढ़ना आता था। अगर लेकिन तुम जिस तरह से कर रहे हो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती और ना ही तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी आएगी। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। मैं कहता हूँ तुम इतने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोगा का मतलब होता है मूर्ख हो। तो वो अपने भाई को डांटते हुए कहते थे कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, तब भी देखो कि मैं अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाता, एक क्लास में 2-2 साल लगाता हूँ, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो, तुम मुझे देखकर भी समझ में नहीं आता, कोई सबक नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। यानी बड़ा भाई अपने फेल होने आने को सही सिद्ध करते हुए ये कहना चाहता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं अच्छे नंबर नहीं ले पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ने में होशियार नहीं हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आज की शिक्षा जो है वो बहुत कठिन है, जो इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं समझ आता। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। गुस्से में आकर वो अपने भाई से कहते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी मैं पास नहीं हो पाता हूँ। तो अगर तुम इसी तरह से खेलते कूदते रहे तो तुम तो एक क्लास को कभी पास ही नहीं कर पाओगे। मैं तो भी 2-3 साल लगाकर पास हो जाता हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादाजी की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? इस तरह से वो अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरी तरफ देखो, मैं इतनी अधिक मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे पढ़ाई नहीं आती है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ जहाँ तक आपने पढ़ा वहां तक लेखक हमें सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि परिवार में बड़े व्यक्ति की इतनी अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चाहे वो अपने छोटे भाई से 2-1 साल ही क्यों ना बड़ा हो,
लेकिन उसे बड़ा कहा जाता है और वो हर वो काम नहीं कर पाता है जो उसे करना, जो उसकी उम्र के उसके बारे जो बाकी दोस्त हैं वो कर देते हैं। तो इस तरह से हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने कुछ पढ़ा, आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। यस, हेलो, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो 10th स्टैंडर्ड, आपको मेरी बात सुन रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, कोई ma'am. कुछ पूछना चाहते हो? No, ma'am. No, सब ma'am. समझ में आ? ओके, तो टाइम हमारा ओवर हो गया। इसके बाद आप आज हमारी 2 बजे भी क्लास है ना वैल्यू एजुकेशन की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ma'am. तो उसमें भी ज्वाइन करना, ठीक है? सो ओके, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. 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 Well, Thank you, ma'am.